तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 123 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, लोकसभा में बराबर मत होने पर निम्नलिखित में से कौन केवल निर्णायक मत दे सकता है। ध्यान से सुनिएगा कि लोकसभा में, राज्यसभा में बहुत सारे बिल आते हैं जो कि आगे जाकर के लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के माध्यम से क्या बन जाता है, वो एक्ट बनता है। ठीक है, लेकिन उसमें एक ऐसा व्यक्ति होता है लोकसभा का जो बहुत ही मजबूत होता है पावर से, उसके बावजूद उसको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन आपसे यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि निर्णायक मत दे सकता है, केवल निर्णायक मत दे सकता है। मतलब लोकसभा स्पीकर ऐसे तो वोट में हिस्सा नहीं लेगा, वोट में भाग नहीं लेगा, लेकिन जब आपका हाँ या नहीं में मत अगर बराबर हो जाता है, उस समय निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास होता है, तो ये होता है आपका लोकसभा के अध्यक्ष के पास। तो यहाँ से आप दो लाइन सीखे कि पहला तो वो वोट में भाग नहीं लेगा, तब भाग लेगा जब आपका टाई हो जाए, जब आपका बराबर हो जाए, हाँ और ना वाला। और ये चीज लिखा हुआ किस आर्टिकल में है, तो ये चीज लिखा हुआ है आर्टिकल 100 का क्लाउज 1 में लिखा हुआ है कि आपका लोकसभा स्पीकर केवल और केवल निर्णायक मत ही दे सकता है। दूसरे पॉइंट में हम लोग यहाँ से और फैक्ट के माध्यम से सीखते हैं। आर्टिकल 93 में लिखा हुआ है कि लोकसभा में क्या होगा, लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा और एक क्या होगा, एक होगा आपका उपाध्यक्ष। ये आपको कहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आर्टिकल 93 में लिखा हुआ है। 94 में क्या लिखा हुआ है, 94 में लिखा हुआ है कि जब कोई इशू क्रिएट होता है तो इन दोनों को पद से कैसे हटाया जाएगा, ये लिखा कहाँ है, ये लिखा हुआ है आपका आर्टिकल 94 में। और आर्टिकल 96 क्या लिखता है, आर्टिकल 96 ये लिखता है कि अगर लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का प्रावधान चल रहा है, वो क्रिया आपका चल रहा है, तो उस समय जो है यह व्यक्ति लोकसभा स्पीकर जो है वो क्या करेगा, वो अध्यक्षता करने का काम नहीं करेगा। ठीक ना, इस चीज को याद रखिएगा। अगर बात करें लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में, अगर हम लोग बात करें लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में, ठीक ना, तो देखिएगा इसके बारे में याद रखिएगा कि इन दोनों के पद का प्रावधान सर्वप्रथम कब लाया गया था, तो 1919 के एक्ट के माध्यम से लाया गया था, जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। और 1921 में क्या हुआ था कि आपका स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद का निर्माण हुआ था, लेकिन इस समय आपका स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नहीं कहा जाता था, इस समय क्या कहा जाता था, प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट कहा जाता था। 1921 के टाइम में स्पीकर को प्रेसिडेंट कहा जाता था और डिप्टी स्पीकर को क्या कहा जाता था, तो आपका डिप्टी प्रेसिडेंट कहा जाता था। लेकिन आगे जाकर के 1935 में क्या हुआ कि ये नाम बन करके आया, कौन सा नाम, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का नाम ये बन करके कब आया था, तो ये आया था आपका 1935 में। ठीक ना, इस चीज को याद रखिएगा। अगर बात करें कि इनका जो कार्यकाल होता है, स्पीकर का या डिप्टी स्पीकर का जो कार्यकाल होता है, ये कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिएगा कि ज्वाइंट सेशन जो बुलाया जाता है, ज्वाइंट सेशन आप इसको कह सकते हो संयुक्त अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा स्पीकर करता है। बुलाता कौन है, तो बुलाता है आपका राष्ट्रपति। ये चीज कहाँ लिखा हुआ है इसके बारे में, तो आर्टिकल नंबर बताओ, आर्टिकल नंबर 108 में लिखा हुआ है। ठीक ना, इस चीज को याद रखिएगा। अगर बात करें पहले स्पीकर कौन थे, तो पहले स्पीकर थे जी.वी. मावलंकर, जी.वी. मावलंकर। अगर आपसे सवाल करता है कि पहली महिला कौन थी स्पीकर, तो ये हो जाएगा आपका मीरा कुमार, मीरा कुमार जो 15वीं लोकसभा की थी 2004 से 9 के बीच में। और अभी कौन है, तो अभी आपसे पूछता है 17वीं का कह लो और 18वीं का कह लो, कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे ओम बिरला साहब, है ना, ओम बिरला। इतनी सारी चीजों को आप याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। देखिएगा, कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है, कूना। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर ए में आते हैं। अगर बात करें क्रोएशिया, तो क्रोएशिया एक देश है और इसकी राजधानी कहाँ है, इसकी राजधानी है जाग्रेब। क्या है राजधानी, जाग्रेब। और इसकी मुद्रा क्या है, तो यही हो जाएगा कूना, कूना। अगर आपसे सवाल करता है संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात
इसको हम लोग शॉर्ट में UAE कहते हैं ना। इसकी जो राजधानी हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, अबू धाबी, अबू धाबी। और इसका जो मुद्रा है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका दिरहम। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ केन्या। केन्या की राजधानी हो जाएगी नैरोबी, नैरोबी। ये क्या हो जाएगी, तो ये केन्या की राजधानी हो जाएगी। और अगर आपसे सवाल करता है कि इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका केन्या शिलिंग। नाम से मिलता जुलता है, क्या हो जाएगा, केन्या शिलिंग, केन्या शिलिंग। ये इसकी मुद्रा हो जाएगी केन्या शिलिंग। और उसके बाद आइएगा सूडान। बहुत बार इसके बारे में बनता है क्वेश्चन कि सूडान, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, तो खार्तूम हो जाएगा। ठीक है, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, खार्तूम। और आप एक काम करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि सूडान जो है इसका करेंसी है, इसका जो मुद्रा है वो क्या हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने। देखो आर्टिकल 370 हटने के बाद, कब हटा था, तो 2019 में। इसके हटने के बाद जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया, यूटी बना दिया गया। और इस यूटी में क्या था, तो विधानसभा नहीं था। और रिसेंट में जम्मू कश्मीर में विधानसभा का गठन हुआ। और टोटल कितने विधानसभा सीट है वहां, 90। और इस विधानसभा के माध्यम से यहाँ पे क्या हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ। और हम लोग को पता है कि जब हम विधानसभा का चुनाव में भाग लेते हैं तो हम अपने लिए क्या चुनते हैं, सीएम चुनते हैं। तो याद रखिएगा इस चीज को कि जम्मू कश्मीर में क्या हुआ है कि अभी मुख्यमंत्री का चुनाव, मतलब विधानसभा का चुनाव हुआ और हमारे लिए मुख्यमंत्री चुन करके आए हैं। और कौन चुन करके आया है, तो वो आए हैं उमर अब्दुल्ला, है ना। मुख्यमंत्री के पद पे कौन नियुक्त हुए हैं, उमर अब्दुल्ला। और उमर अब्दुल्ला के बारे में अगर बात करें तो ये फारूक अब्दुल्ला के बेटा और शेख अब्दुल्ला के पोता रहे हैं। ठीक है, फारूक अब्दुल्ला का बेटा जो कि कभी जम्मू कश्मीर का सीएम रहे थे, और शेख अब्दुल्ला ये कभी जम्मू कश्मीर के पीएम रहे थे, उनके ये क्या है, पोते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ से क्या सीखे, यहाँ पर कितना सीट है, यहाँ पे आपका 90 सीट है। और सबसे ज्यादा किस पार्टी को मिला सीट, तो ये हो जाएगा आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस को। नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगभग कितना सीट मिला है, 42। नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसको 42 सीट मिला। अगर बात करें यहाँ पे कांग्रेस, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिली हैं, तो इनको ओनली 6 सीट मिला है। जबकि बीजेपी के बारे में बात करें तो इनको भी एक अच्छा खासा सीट मिला हुआ था, 29 सीट यहाँ पे मिला है। ठीक ना, तो यहाँ पे ये हो गया कि बीजेपी को यहाँ पे 29 सीट्स मिले थे। अगर हम लोग यहाँ पे और देखें कि यहाँ पर एक व्यक्ति को डिप्टी सीएम भी चुना गया है। ठीक है, एक व्यक्ति को, ये मुस्लिम समुदाय से आते हैं और डिप्टी सीएम जो बना है वो हिंदू समुदाय के व्यक्ति हैं। और वो कौन है, तो वो है आपके सुरिंदर चौधरी। ठीक है, कौन है, सुरिंदर चौधरी जो है ये क्या बने हैं जम्मू कश्मीर के, तो ये बने हैं डिप्टी सीएम, डिप्टी सीएम। अभी देखो हरियाणा में भी चुनाव हुआ था, तो वहां सीएम बन के कौन आए हैं, नायब सिंह सैनी आए। उड़ीसा में भी थोड़ा लेट हो गया है, वहां आपके कौन बने थे, तो मोहन चरण मांझी करके वहां पे क्या बने, सीएम बने हैं। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, उमर अब्दुल्ला, है ना। चलो नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। रसायन विज्ञान, हम लोग ऑलरेडी फिजिक्स और केमिस्ट्री का देखे हुए अलग अलग वीडियो में। यहाँ पे केमिस्ट्री से रिलेटेड आपसे पूछ रहा है, तो ये किसको मिला है, तो ये मिला है डेविड बेकर को, डेमिस हजाबिस को और जॉन एम जम्पर को। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी इन तीनों व्यक्ति को मिला है। अगर हम लोग बात करें फिजिक्स में, हम लोग ऑलरेडी देखे है ना कि फिजिक्स में जो है आपका नोबेल अवार्ड किसको मिला है, तो फिजिक्स में देखिएगा जॉन हॉपफील्ड को मिला है और जेफरी हिंटन को मिला है। किसे मिला है, जॉन हॉपफील्ड को मिला है और जेफरी हिंटन को, जेफरी हिंटन, ये हम लोग देखे हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछता है बायो में किसको मिला है, तो ये मिला है गैरी रुकवन को और विक्टर एम्ब्रोस को। ठीक है, और आज हम लोग क्या देखें, आज हम लोग देखें केमिस्ट्री वाला किसको मिला है, तो डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को। आने वाले 2024-25 में जो भी एग्जाम होगा उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। बार बार रिवीजन के माध्यम से हम लोग इसको याद कर लेंगे। अगर बात करें नोबेल अवार्ड के बारे में, तो 1901 में इसकी स्थापना हुई थी। 1968 में घोषणा हुआ कि अर्थशास्त्र के माध्यम में से भी दिया जाएगा, और 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र में दिया गया। आपसे सवाल करता है कि पहले भारतीय कौन थे जिनको नोबेल अवार्ड मिला। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि साहित्य के लिए उनको दिया गया था। पहली भारतीय महिला जिनको नोबेल अवार्ड मिला। 1979 में मदर टेरेसा को शांति का नोबेल अवार्ड मिला था।
एक चीज और, शांति का जो नोबेल अवार्ड है, शांति का, इसको किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसको नॉर्वे के संसद के द्वारा दिया जाता है, नॉर्वे के संसद के द्वारा, ठीक है, नॉर्वे के संसद के द्वारा दिया जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? यह तब मनाया जाता है जब आधुनिक भारत में, आप एक चैप्टर पढ़ते हैं, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, आप बताओ कब चलाया गया था? 7 अगस्त को चलाया गया था। तो हथकरघा दिवस भी जो है ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 7 अगस्त को। और ये दिवस को मनाने की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आपका हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2015 में इस दिवस की शुरुआत हुई कि हम लोग इंडिजीनियस चीज को, है ना, हम लोग देश में बनने वाले चीजों को, हाथ से बनाए जाने वाले चीजों को, खादी को प्रमोट करने के लिए क्या मनाएंगे? हथकरघा दिवस मनाएंगे। अगर आपसे सवाल करता है कि भारत में अभी कपड़ा मंत्रालय कौन संभाल रहा है, चलो इसको आप ही बताना, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपको बताया हुआ है कि भारत का भी कपड़ा मंत्रालय कौन संभाल रहे हैं, और अपना आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 अगस्त। चलिए आगे आते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे देखिएगा आपसे सवाल क्या कर रहा है कि स्वतंत्र भारत का जो पहला निर्वाचित संसद था वह अस्तित्व में कब आया था? मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि भारत में पहली बार लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, ठीक है, भारत में पहली बार लोकसभा राज्यसभा का चुनाव कब हुआ? जो आप संसद का फॉर्म आज देखते हो, वो फॉर्म जो था वो फाइनली कब बन करके आया था? आपको पता है 1947 में हम लोग आजाद हुए थे, 2 सितंबर 1946 को भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, और उसी सरकार के माध्यम से जब तक संविधान का निर्माण नहीं हुआ, उसी सरकार के माध्यम से भारत में शासन व्यवस्था को चलाया जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, आपसे पूछा कि संसद कब अस्तित्व में आया, तो संसद अस्तित्व में जब आया था तो इसको प्रॉपर आप ईयर बता सकते हो 1952, और आपसे सवाल भी यहाँ पे यही पूछा था कि आपका नवनिर्वाचित संसद जो है ये आपका कब बनकर के आया था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग और भी जानेंगे, जैसे अगर संसद का निर्माण के बारे में आपसे सवाल करता है तो संसद किस किस चीज से मिलकर के बना हुआ है? लोकसभा से, और भी राज्यसभा से, और भी, और आपका राष्ट्रपति से, ये चीज मिलकर के क्या बनता है? तो इन तीनों को इकट्ठे हम लोग क्या कहते हैं? इन तीनों को इकट्ठे हम लोग कहते हैं संसद, है ना। वहीं आपसे पूछता है कि लोकसभा का चर्चा कहाँ पर है? तो देखो हम लोग पढ़े हैं ना इस टाइप से, सरला 79, 80, 81, तो इसका चर्चा 81 में हो जाएगा, इसका चर्चा 80 में हो जाएगा, और राष्ट्रपति के पद का चर्चा किस में हो जाएगा? 52 में हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन और बनता है, आपसे सवाल बनता है कि भाई बताओ लोकसभा का गठन कब हुआ था, ये बताओ कि राज्यसभा का गठन कब हुआ था, पहली बैठक कब हुआ था। तो इस टाइप से कई सवाल बनते हैं। तो अगर हम लोग देखते हैं लोकसभा के बारे में, तो इसका गठन कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 में, 17 अप्रैल 1952 में, ठीक है। इसका देखें तो 3 अप्रैल 1952, ठीक है। पहली बैठक आपसे पूछता है तो आप क्या बताओगे? 13 मई 1952, 13 मई 1952, सेम थिंग, 13 मई 1952 को क्या हुआ था? पहली बैठक हुई थी। अगर हम लोग यहाँ पे और देखें कि लोकसभा को पहले क्या कहा जाता था, तो हाउस ऑफ द पीपुल, ठीक है, क्या कहा जाता था? हाउस ऑफ द पीपुल, हाउस ऑफ द पीपुल। और राज्यसभा को क्या कहा जाता था? तो काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट किसे क्या कहा जाता था? राज्यसभा को। तो आप एक बात बताओ यहाँ पे कि इसको हाउस ऑफ द पीपुल कहा जाता था, इसको काउंसिल ऑफ द स्टेट कहा जाता था, देन इसका नाम कब चेंज हुआ? इसका नाम कब चेंज हुआ? तो इसको लोकसभा और उसको राज्यसभा कब से कहा जाने लगा? तो 23 अगस्त 1954 से, 23 अगस्त 1954 से क्या हुआ कि आप लोकसभा और राज्यसभा के नाम से इसको जानने लगे, है ना। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो यहाँ पे तत्काल, आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, पिछले वाले वीडियो में था ना, इसको थोड़ा सा आप देख लेना, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया। तत्काल के बारे में देखे थे, ये कथक से रिलेटेड था, पैर की घुंघरुओं का ये पहचान करता था, पैर के मेनली पैर से रिलेटेड इसमें सारा वो क्रिया देखा जाता था। यक्षगान के बारे में बात करें तो ये कर्नाटका का है ना। भरतनाट्यम जो हो गया आपका तमिलनाडु का हो गया। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, एक बार देख लीजिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, देखिएगा कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? सेम क्वेश्चन, आई थिंक वही क्वेश्चन है जो बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कांगड़ा चाय भी एक टाइम में बहुत प्रसिद्ध हुआ था। ये जो आपका कांगड़ा लघु चित्र है ये किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित एक चित्रकला भी है,
जिसको पहाड़ी चित्रकला कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा जो है ये एक प्रकार का चाय भी है जो हिमाचल प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध है। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश के बारे में तो ये किससे अलग हुआ है, ये पंजाब, ठीक है। पंजाब को पहले पेप्सू के नाम से हम लोग जानते थे और इसी से संविधान का संशोधन करके पेप्सू के माध्यम से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ ये सारे को अलग किया गया, ठीक ना। अगर हम लोग देखें हिमाचल प्रदेश तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, शिमला हो जाएगी। वैसे एक चीज और, इसकी एक और राजधानी है धर्मशाला, इसकी एक और राजधानी है धर्मशाला। और धर्मशाला सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था दलाई लामा को लेकर के, जब वो तिब्बत को छोड़ करके कहाँ चले आए थे, तो भारत के धर्मशाला में चले आए थे। अगर और भी देखें तो यहाँ के सीएम कौन है, सीएम है कांग्रेस पार्टी का सरकार चल रहा है और यहाँ सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है। यहाँ सीएम कौन हो जाएंगे, सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये हो जाएंगे यहाँ के सीएम, ठीक है। और यहाँ के गवर्नर कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे शिव प्रताप शुक्ला, बहुत बार आपको बताया गया है, यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे, ठीक ना। तो इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 देखेगा, पाथेर पंचाली के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है पाथेर पंचाली। पहले तो आ जाओ कि ये बंगाली भाषा का एक पुस्तक है, बंगाली भाषा, ये जो है आपका बंगाली भाषा का एक पुस्तक है। किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है विभूति भूषण बंदोपाध्याय के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है, विभूति भूषण, इतना बड़ा नाम नहीं, अब छोटा सा याद रखिएगा, बंदोपाध्याय याद रखिएगा, उससे भी चलेगा, ठीक है। 1929 में यह उपन्यास, ठीक है, एक प्रकार का नोवेल है, 1929 में लिखा गया था पाथेर पंचाली। और देखो क्या हुआ, 1955 में 1955 में एक व्यक्ति जिनका नाम है सत्यजीत रे, ठीक है, इनके द्वारा क्या किया गया था, तो इसी नोवेल पे क्या बना दिया गया, मूवी बना दिया गया। तो पहला तो आप ये देखें कि पाथेर पंचाली क्या है, एक उपन्यास है, किसके द्वारा लिखा गया, विभूति भूषण जी के द्वारा 1929 में लिखा गया और इसी स्टोरी पे एक मूवी बना दिया गया, कब, 1955 में, और किसके द्वारा, सत्यजीत रे के द्वारा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। अगर बात करें सत्यजीत रे, तो इनका मूवी में, इनका फिल्म जगत में बहुत ज्यादा योगदान था, इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है और दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला हुआ है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। वैसे बंगाली में अगर बात करें तो एक और कवि बहुत प्रसिद्ध है, कौन, तो जिनका चर्चा अभी हम लोग किए थे, R.N. टैगोर। अगर इनके बारे में बात करें तो इनका एक कविता तो आपको पता होगा, जो कविता का पूरा संग्रह है, ग्रुप ऑफ पोएट, यहाँ पे देखिएगा कौन सा, तो एक था आपका गीतांजलि, जिनके लिए इनको 1913 में क्या मिला था, नोबेल का अवार्ड मिला था। और एक कविता और भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, काबुली वाला, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये भी आपका R.N. टैगोर जी के द्वारा लिखा गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विभूति भूषण। और आशापूर्णा देवी के बारे में याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन हो जाएंगी, आशापूर्णा देवी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, देखिएगा, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम्स को शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है। अभी रिसेंट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हम बताए थे कि कैसे कैसे अलग अलग राज्य से यूनेस्को में साइट शामिल किया गया है। तो मोइदम्स जो है ये कहाँ का शामिल किया गया, असम का, ठीक है। लास्ट वीडियो में, इसके पहले वाला जो सेशन आया था ना, उसमें यूनेस्को का हम आपको 4-5 साइट के बारे में बताए थे, लेकिन अभी रिसेंट में जो शामिल किया गया ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा मोइदम्स। और ये कितने नंबर का साइट हो गया भारत के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा आपका कितने नंबर का, 43 नंबर का। कहाँ से है, तो ये भारतीय राज्य, पूर्वोत्तर राज्य कह लो, असम से है। अगर बात करें असम के बारे में, तो असम जो है नॉर्थ ईस्ट का है ना, असम जो है नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। और सॉरी क्षेत्रफल नहीं, जनसंख्या के अनुसार, ये जो आपका जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा, जनसंख्या के अनुसार। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि नॉर्थ ईस्ट में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आते हैं, यहाँ की राजधानी कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका दिसपुर। लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका गुवाहाटी। और गुवाहाटी एक चीज के लिए बहुत प्रसिद्ध है, किस चीज के लिए, तो एक कामाख्या मंदिर के लिए और एक मेला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा मेला लगता है यहाँ, अम्बुबाची का मेला। और यहाँ का एक फेस्टिवल बहुत प्रसिद्ध है, बिहू फेस्टिवल, ठीक है। उसके बाद आइएगा कि असम का जो बॉर्डर है ना, वो कितने राज्य से लगता है, वो आपका 7 राज्य से लगता है, 2 देश से लगता है।
अब इसको देखो याद कैसे करेगा। तो पहले तो आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में टोटल कितने राज्य हैं, 7 राज्य हैं। नॉर्थ ईस्ट में टोटल 7 राज्य हैं, जिसमें से एक आपका असम हो गया, ठीक है, एक आपका असम हो गया। बचे कितने राज्य, तो बचा आपका 6 राज्य। तो 6 राज्य तो यहाँ से हो गया। एक और राज्य से बॉर्डर लग रहा है, किससे, वेस्ट बंगाल से। तो इस तरीके से कितना हो गया, 7 राज्य। और ये 2 देश कौन सा है, तो 2 देश में देखिएगा, एक हो जाएगा आपका भूटान और एक आ जाएगा आपका बांग्लादेश। और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एज इट इज पूछा है कि असम का जो बॉर्डर है वो कितने राज्य और कितने देश के साथ लगता है। यहाँ के सीएम कौन है, तो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति यहाँ के सीएम है, और सीएम कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो कौन है, यहाँ के सीएम है, ठीक ना। इस चीज को याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका। अच्छा चलिए 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ विथ फैक्ट के साथ। ऐसे ही कंटिन्यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।